चलो जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैफ 6 MFA कोई मैनेजरियल एनालिसिस का एरिया काफ़ी हद तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके ऊपर हमारी बुक के पहले कोई 9 चैप्टर जो हैं, 8 चैप्टर मैनेजरियल एनालिसिस और चैप्टर 9 एथिक्स के ऊपर काफ़ी हद तक हम वो कवर कर चुके हैं। इनफैक्ट आप समझो तो 90% हम वो कवर कर चुके हैं। हम बाकी उनके ऊपर कुछ बातें और होना रहती हैं जो 1 बाय 1 हर चैप्टर को एक एक लेक्चर में पकड़ के हम देखेंगे क्या चीज़ें कवर हो गई हैं, क्या कवर करना और रहता है, तो वो हमारे कोई 9 लेक्चर लगेंगे उसके ऊपर। ठीक हो गया, उसमें रिवीजन भी हो जाएगी और उसमें जो चीज़ें बच गई हैं वो भी साथ कवर हो जाएंगी। एक चैप्टर 10 है बीच में, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का, वो अभी हम फॉर द टाइमिंग रोक रहे हैं। एक चैप्टर 11 है हमारे पास और वो क्या है, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, अगले 2-3 लेक्चर में कवर हो जाएगा। और एक चैप्टर 12 है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो हम कवर कर चुके हैं। वैक, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, प्रेफरेंस शेयर्स, वो हम कवर कर चुके हैं। उसके अंदर भी एक छोटा सा टॉपिक और रहता है जो कहीं पे कवर करेंगे। ठीक हो गया। चैप्टर 11 में आए तो ये क्या है हमारे पास, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, एक पूरा का पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है, मेन थ्योरी के ऊपर बेस करता है। यहाँ से क्वेश्चन भी थ्योरेटिकल ही आएगा। तो इसके अंदर डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं जो चैप्टर 12 पहले पढ़ने से हमारे लिए काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट हैं वो ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, क्लियर हो चुके हैं। हम बाकी कुछ कॉन्सेप्ट्स और हैं जिनको हम कवर करते हैं और ये चैप्टर थ्योरेटिकल है, मीन इसके अंदर थोड़े से क्रैमिंग करना पड़ेगी। क्रैमिंग हाफ्जों वाला रटा नहीं। क्या करना है आपने, एक टॉपिक है, सपोज बॉन्ड है, डिबेंचर है, इनके बीच में डिफरेंस क्या है, ऑर्डिनरी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स के बीच में डिफरेंस क्या है, इसको एक दफ़ा पढ़ना है और अपने हाथ से लिख लेना है। अपने नोट्स बनाने हैं इस चैप्टर के आपने, और घंटे बाद पता चलेगा भूल गया तो क्या करना है, वो अपना जो लिखा हुआ रजिस्टर है वो खोल के यूँ सिर्फ सामने लाना है। एक लाइन पढ़ोगे, बाकी अगला सारा दिमाग में आ जाएगा। वेरी नेक्स्ट डे फिर पता चलेगा भूल गया, तो क्या करना है, वो अपना लिखा हुआ ही सामने लाना है, एक लाइन पढ़नी है, बाकी फौरी फिर दिमाग में आ जाएगा। मीन वो अपना लिखे हुए नोट्स अगर आप थ्रू आउट द सेमेस्टर 4 से 5 दफ़ा अपने यूँ सामने ले आओगे ना, तो फिर एग्ज़ाम पेपर तक भूलेगा नहीं। मीन वो क्रैमिंग हाफ्जों वाला रटा नहीं है, बस एक टॉपिक पढ़ा, एक डेफिनेशन पढ़ी है तो उसे एक दफ़ा हाथ से लिख लेना है। क्यों, पढ़ी हुई चीज़ भूल जाती है, लिखी हुई चीज़ नहीं भूलती। तो आइए देखते हैं क्या हैं सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस एक बिजनेस के पॉइंट से देखा जाए, एक बिजनेस को किन सोर्सेज से फाइनेंस मिलता है, किन सोर्सेज से फाइनेंस मिलता है सर? 3 तरह के सोर्सेज से फाइनेंस मिलता है, जिसमें से 2 मेन हैं और एक तीसरा सोर्स भी है। मेन 2 सोर्स क्या हैं, इक्विटी के थ्रू फाइनेंस मिलता है, शेयर होल्डर इक्विटी के थ्रू। दूसरा सोर्स क्या है, डेट के थ्रू फाइनेंस मिलता है। तीसरा सोर्स क्या हो सकता है, गवर्नमेंट ग्रांट्स के थ्रू भी फाइनेंस मिलता है। क्या ख्याल है? हाँ, ये चैप्टर 2 सोर्सेज को कवर कर रहा है जो मेन है, इक्विटी और डेट को। ठीक हो गया। तो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस मीन एक बिजनेस फाइनेंस लेता कहाँ से है, तो इक्विटी के थ्रू लेता है, डेट के थ्रू लेता है, या गवर्नमेंट ग्रांट के थ्रू भी लेता है। लेकिन गवर्नमेंट ग्रांट को ये चैप्टर कवर ही नहीं कर रहा, तो पीछे 2 ही सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हमारे पास मेन है, इक्विटी और डेट। ठीक हो गया। स्टार्ट में पहले पेज पे उसने एक टॉपिक दे दिया हमें, फैक्टर्स नीड टू कंसीडर इन सोर्स ऑफ फाइनेंस, कि हमें किस सोर्स से फाइनेंस लेना चाहिए, इक्विटी के थ्रू या डेट के थ्रू। कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। क्या हैं वो फैक्टर्स? पहला फैक्टर है जी अमाउंट रिक्वायर्ड, कि हमें कितनी अमाउंट रिक्वायर्ड है, डिपेंड करेगा सोर्स ऑफ फाइनेंस, कि हमें इक्विटी पे जाना चाहिए, डेट पे जाना चाहिए। डेट लेने जाते हैं तो बैंक क्या करता है, देखता है जी अपनी फाइनेंशियल पोजीशन हमें दिखाओ, आपके पास कितने एसेट्स हैं, क्या ख्याल है, तो उसकी बेस पर बैंक जो है वो डिसीजन लेगा कि आपको कितना लोन दिया जा सकता है। ज़रूरी नहीं कि जितना आप चाहते हो उतना ही लोन मिल जाए, और एक लिमिटेड अमाउंट ही बैंक देगा। अगर आपने ऑलरेडी पहले कुछ लोन लिए हुए हैं तब बैंक क्या करेगा, आपकी एक कंज्यूमर इंफॉर्मेशन ब्यूरो CIB रिपोर्ट मांगेगा। CIB रिपोर्ट स्टेट बैंक जो है वो मेंटेन करता है,
इन्हें कंपनी ने कहाँ से कितने कितने लोन लिए हुए हैं, कितने कितने ड्यूज़ हैं इसके ऊपर, उसकी एक CIB रिपोर्ट स्टेट बैंक जो है वो मेंटेन करता है। और आप किसी बैंक के पास जब लोन लेने जाते हो तो बैंक क्या करता है, आपकी CIB रिपोर्ट की बेस पर डिसीजन लेता है कि आपको फर्दर आगे लोन कितना देना चाहिए, मीन आपकी औकात पीछे कितनी है। तो एक लिमिटेड अमाउंट मिलेगी डेट के थ्रू। इक्विटी के थ्रू हम जितने मर्जी शेयर इशू करके लार्ज कैपिटल भी ले सकते हैं। तो अगर हमें लार्ज अमाउंट चाहिए तो फिर हम किसके थ्रू जाएंगे, इक्विटी के थ्रू। और अगर स्मॉल अमाउंट चाहिए तो फिर हम किस पे जाएंगे, डेट पे जाएंगे। तो लार्ज अमाउंट के लिए हमें इक्विटी पे जाना चाहिए और स्मॉल अमाउंट के लिए हमें डेट को देखना चाहिए। ठीक हो गया। फिर एक फैक्टर है जी, हमें किस सोर्स से फाइनेंस रेज करना चाहिए, कॉस्ट भी एक फैक्टर है कि पैसा आ तो जाएगा लेकिन पैसा इतनी आसानी से नहीं आता, उसके ऊपर कुछ कॉस्ट भी बेयर करना पड़ती है। बैंक के पास लोन लेने जाएं तो लोन की प्रोसेसिंग फ़ीस ही मिला के कोई आधा % 1% तक जो है वो प्रोसेसिंग फ़ी जो है वो काट लेते हैं, तो ये भी कॉस्ट है। इक्विटी में जाते हैं तो इक्विटी भी इतना आसान काम नहीं है, उस पर भी काफ़ी कॉस्ट आती हैं। बीच में कोई ब्रोकर है तो आपको उसे जो है वो पैसा देना पड़ता है। कोई अंडर राइटिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में, उसकी भी कुछ कॉस्ट होती है। इक्विटी की कॉस्ट ज़्यादा होती है, डेट की कॉस्ट कम होती है। कैसे इक्विटी की कॉस्ट ज़्यादा होती है थोड़ी देर में डिस्कस कर लेंगे कि कैसे शेयर इशू होते हैं, उसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं, कैसे उसकी कॉस्ट बनती है, वो थोड़ी देर में देखेंगे। तो कॉस्ट आपने देखना होती है किस टाइम पे फाइनेंस लेते वक्त के इक्विटी की कॉस्ट हाई है, डेट की कॉस्ट लो है, तो उसकी बेस पर भी आपको देखना है। हाँ, अगर आपको ज़्यादा अमाउंट चाहिए तो फिर इक्विटी के थ्रू ही ले सकते हो, तो फिर जितनी भी कॉस्ट है वो आपको बेयर करना पड़ेगी। लेकिन अगर एक अमाउंट में दोनों ऑप्शन है, डेट भी है इक्विटी भी है, तो डेट की कॉस्ट कम है, कॉस्ट ऑफ डेट कम होती है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी ज़्यादा होती है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इक्विटी की कॉस्ट ज़्यादा है। शेयर इशू करते वक्त भी अच्छी खासी कॉस्ट आती है, काफ़ी लोगों को बीच में कमीशन पैसे देना पड़ते हैं, क्या है वो थोड़ी देर में देखेंगे। तो कॉस्ट को भी आपने देखना होता है किस टाइम पे फाइनेंस लेते वक्त। इसके अलावा आपने क्या फैक्टर्स देखने हैं, इसके अलावा आपने फैक्टर्स देखने हैं जी, ड्यूरेशन। क्या देखना है, ड्यूरेशन, कि आपने वो जो पैसा है कितने टाइम में पे करना है। तो इसमें आपने क्या देखना है कि अगर तो आप पैसा वैसे ले क्यों रहा है एक बिजनेस, कुछ कमाने के लिए कुछ चीज़ बाय करनी है, लाइक कुछ एसेट पे आपने इन्वेस्ट करना है। तो अगर तो आपकी स्पेंडिंग ऐसी चीज़ों पे है जहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलना है, तो फिर आपने क्या करना है, ड्यूरेशन मीन लॉन्ग टर्म का आपने सोर्स ऑफ फाइनेंस चूज़ करना है। और अगर आपने वो जो पैसा लेना है वो किसी ऐसी जगह पे लगाना है जहाँ पे शॉर्ट टर्म में बेनिफिट लेना है, तो फिर आपको क्या करना है, शॉर्ट टर्म का डेट लेना है। क्या कहला है, क्यों, डेट भी दो तरह के होंगे ना, लॉन्ग टर्म होंगे जो मोर देन 1 ईयर में पे करने हैं, और कुछ शॉर्ट टर्म होंगे जो लेस देन 1 ईयर में पे करने हैं। तो आपने अपने बेनिफिट जो हैं उसके अकॉर्डिंग भी देखना है कि आपको कितनी ड्यूरेशन का फाइनेंस लेना चाहिए। ठीक हो गया। इसके अलावा हमने क्या देखना है जी, इसके अलावा हमने देखना है सिक्योरिटी। बैंक लोन लेने जाते हैं तो बैंक क्या करता है, सिक्योरिटी दिखाओ। अगर आप 10 मिलियन का लोन लेने जा रहे हो तो बैंक कितनी सिक्योरिटी आपके एसेट एज ए सिक्योरिटी रखेगा, 10 मिलियन के नहीं, बैंक जो है वो रखेगा 15 to 20 मिलियन के एसेट एज ए सिक्योरिटी। और अगर आपके पास इतने एसेट ही नहीं है तो क्या बैंक फिर आपको लोन देगा, नहीं। तो फिर तो शायद ऑप्शन ही आपके पास क्या बनती है, इक्विटी बनती है। अगर आपके एसेट जो हैं वो आपने ऑलरेडी पहले ही सारे सिक्योर रखवा के लोन लिए हुए हैं, तो क्या फर्दर सिक्योरिटी के लिए एसेट है, नहीं। तो क्या आपको लोन मिल सकता है, डेट मिल सकता है, नहीं। तो फिर तो ऑप्शन ही आपके पास क्या बनती है, इक्विटी बनती है। तो आपने सिक्योरिटी भी देखना होती है। ठीक हो गया। इसके अलावा आपने क्या देखना होता है, इसके अलावा हमने देखना होता है रीपेमेंट। डेट ले तो ले देंगे 5 साल के लिए, 3 साल के लिए, 10 साल के लिए, क्या हम देने के काबिल होंगे 5 साल बाद, क्या हमारे इतने कैश फ्लो होंगे कि 5 साल बाद हम उसे वापस कर सकेंगे। क्योंकि अगर वापस ना किया तो कंपनी क्या हो जाएगी, इंसॉल्वेंट हो जाएगी। तो रीपेमेंट को भी देखना है। डेट ले लिया तो रीपेमेंट आपने सिर्फ 5 साल बाद नहीं देनी, एवरी ईयर भी देनी है।
बैंक कहता है कि एवरी ईयर आपने इतने इतना पैसा देना है, साथ ही इंटरेस्ट भी देना है, तो वो भी आपने कंसीडर करना है फैक्टर वाइल चूजिंग सोर्स ऑफ फाइनेंस कि हमें किस सोर्स से जाना चाहिए। इक्विटी पे जाते हैं तो इक्विटी वाले शेयर होल्डर आपसे डिविडेंड भी मांगेंगे, क्या ख्याल है? तो ये फैक्टर भी आपने कंसीडर करना है। इसके अलावा आपने फैक्टर क्या कंसीडर करना है? इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इक्विटी के थ्रू जाते हैं तो इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे क्या इम्पैक्ट होगा? आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्रेडिट वाली साइड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, शेयर कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा, क्या ख्याल है? डेट के थ्रू जाते हैं तो आपकी लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़, मेनली लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ आपकी इंक्रीज हो जाएंगी। अगर हम इक्विटी के थ्रू जाते हैं, इक्विटी के थ्रू जाते हैं तो इससे इफेक्ट होगी हमारी अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर कैसे निकलती है? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, और नंबर ऑफ शेयर्स इक्विटी के थ्रू बढ़ जाएंगे, और बढ़ने से क्या होगा? डिनोमिनेटर बढ़ा तो आपकी अर्निंग पर शेयर कम हो जाएगी, अर्निंग पर शेयर कम हो जाएगी तो फर्दर इन्वेस्टर जो है वो अट्रैक्ट करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्या कह रहा है? डेट के थ्रू जाते हैं तो कहते हैं डेट आपकी गियरिंग रेशो जो है उसे इंक्रीज कर देगा। गियरिंग क्या होती है? डेट ओवर इक्विटी, और डेट बढ़ा, नॉमिनेटर बढ़ा तो गियरिंग क्या हो जाएगी? इंक्रीज। और गियरिंग जितनी ज़्यादा होती है उतनी कंपनी हाई रिस्की होती है, में नियर टू इंसॉल्वेंसी होती है। और रिस्की होने से हमने पढ़ा था चैप्टर 12 में, रिस्की होने से बीटा इंक्रीज होता है या कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ जाती है, शेयर होल्डर भी मोर डिमांड करने लग जाता है। तो ये इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी आपने देखना है कि कौन से सोर्स ऑफ फाइनेंस में जाना चाहिए। तो क्या हमें देखना है जी, सोर्स ऑफ फाइनेंस में जाते हैं अमाउंट रिक्वायर्ड, कॉस्ट, ड्यूरेशन, रीपेमेंट, सिक्योरिटी, इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक फैक्टर और भी हमें देखना है और वो क्या है? फ्लैक्सिबिलिटी। क्या देखना है? फ्लैक्सिबिलिटी। इक्विटी में हमारे पास फ्लैक्सिबिलिटी है, अच्छे टाइम होंगे तो हम ज़्यादा पे कर सकते हैं, बुरा टाइम है तो कुछ ना भी पे करेंगे। क्यों? डिविडेंड देना है कहाँ से? प्रॉफिट से। डेट में कोई फ्लैक्सिबिलिटी है? वो तो इम्पोज है, आपने देना ही देना है, चाहे आपको प्रॉफिट हुआ है या नहीं हुआ है, चाहे आप अच्छे टाइम पे हो चाहे बुरे टाइम पे हो, तो डेट आपको कॉस्ट उसकी बेयर करना ही करना पड़ेगी। तो फ्लैक्सिबिलिटी भी आपने देखनी है कि आपको किस में ज़्यादा मिलती है, वो आने वाले फ्यूचर पे डिपेंड करती है। कि अगर कोरोना चल रहा है तो आगे कोरोना दोबारा भी आ सकता है, क्यों? अभी तक प्रॉपर्ली रिजॉल्व तो नहीं हुआ, ना ही सारी कौम ने अभी तक वैक्सीन लगवाई है। ये कौम तो अब ICAP ने कहा है कि भाई पेपर देने आने के लिए वैक्सीन सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो मजबूरी में लगवा रही है, वरना तो ये समझती शायद ज़रूरी नहीं है। तो जब सारी कौम को वैक्सीन लगी नहीं तो कोरोना तो दोबारा भी आ सकता है, क्या ख्याल है? तो उससे बिज़नेस के हालात दोबारा भी इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो दोबारा इफ़ेक्ट हो सकते हैं, तो अगर अभी हम डेट ले लें तो क्या देने के काबिल होंगे? नहीं, बुरे हालात आ गए तो हम तो मर जाएंगे, क्या ख्याल है? नहीं पे करेंगे कुछ डेट होल्डर को, तुम्हारे एसेट उसे बेच बूझ के खा जाएगा हमें। तो इक्विटी प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड देना है, प्रॉफिट नहीं है तो डिविडेंड नहीं देना, तो फ्लेक्सिबिलिटी है उसके अंदर। सो कौन से सोर्स से हमें फाइनेंस लेना है? हमें क्या करना है? कुछ फैक्टर्स कंसीडर करने हैं। बड़ी अमाउंट चाहिए, छोटी अमाउंट चाहिए, कॉस्ट देखनी है। इक्विटी की कॉस्ट ज़्यादा है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, डेट की कॉस्ट कम होती है, इक्विटी की कॉस्ट और कैसे ज़्यादा होती है अभी थोड़ी देर में देखते हैं। ड्यूरेशन हमें देखनी है कि हमें जो है वो जहाँ पे पैसा लगाना है वहाँ से बेनिफिट लॉन्गर पीरियड में मिलना है तो फिर हम लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस पे चलेंगे, शॉर्टर पीरियड में मिलना है तो फिर शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस पे चलेंगे। सिक्योरिटी हमें देखनी है, डेट रिक्वायर करता है वो हमारे पास है या नहीं, और जितनी अमाउंट का हम डेट लेने जा रहे हैं उससे ज़्यादा सिक्योरिटी रिक्वायर करता है। रीपेमेंट को हमने देखना है कि हम देने के काबिल होंगे या नहीं होंगे। इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने देखना है, इक्विटी की सूरत में EPS अफेक्ट होगी, डेट की सूरत में गियरिंग अफेक्ट होगी, और हमें फ्लैक्सिबिलिटी देखनी है। ये डेट की सूरत में इनकम स्टेटमेंट के ऊपर भी कोई इम्पैक्ट आएगा? फाइनेंस कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी तो उससे आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, लेकिन नहीं, इससे हमें टैक्स सेविंग भी मिलेगी, क्या ख्याल है? तो ये भी हमने इम्पैक्ट देखना होता है कि टैक्स सेविंग का हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे क्या इम्पैक्ट आ सकता है, क्यों वो पॉजिटिव इफेक्ट देता है। तो ये इम्पैक्ट भी हमने देखने हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, आइदर इक्विटी के थ्रू जाना है या डेट के थ्रू जाना है। ठीक हो गया? तो ये कुछ सोर्सेज का हमें नॉलेज होना चाहिए।
अब चले गए जी आगे, पूरा चैप्टर उसने खोल दिया। जो दो मेन सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हैं, एक इक्विटी और एक डेट पे। ठीक हो गया। इक्विटी की बात करते हैं कि कंपनी जो है वो पैसा जनरेट कर रही है कहाँ से? शेयर होल्डर से। क्या ख्याल है? शेयर होल्डर क्या चाहते हैं भाई कंपनी से? शेयर होल्डर को क्या देगी कंपनी? डिविडेंड देगी। क्या ख्याल है? और डिविडेंड के अलावा कंपनी क्या देगी सर? नहीं, डिविडेंड के अलावा क्या देगी? शेयर की प्राइस जब राइज जाएगी तो उसे बोलते हैं कैपिटल गेन का। शेयर की प्राइस का राइज जाना क्या है? कैपिटल गेन। या हम क्या करेंगे, प्रॉफिट का पार्ट जो शेयर होल्डर को दे रहे हैं वो क्या होगा? डिविडेंड में। डिविडेंड नहीं देंगे तो क्या मिल रहा है? कैपिटल गेन। क्यों? डिविडेंड नहीं पे कर रहे तो प्रॉफिट होने से, अब डिविडेंड पे नहीं कर रहे तो शेयर प्राइस राइज होती है। क्या ख्याल है? तो राइज होना भी क्या है? कैपिटल गेन है। ठीक हो गया। अब शेयर होल्डर हमारे दो तरह के होते हैं, ऑर्डिनरी वर्सेस प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ऑर्डिनरी वर्सेस प्रेफरेंस शेयर होल्डर, दोनों को अगर डिफरेंशिएट करें, कुछ 4-5 पॉइंट में उसने डिफरेंशिएट कर दिया। एक पहला पॉइंट उसने डिफरेंस का बना दिया जी, डिविडेंड। इनको डिविडेंड प्रॉफिट होगा तो देना है, जबकि प्रेफरेंस वालों को एक फिक्स रेट से आपको डिविडेंड देना ही देना है। 6% देना है, 7% जितना भी देना है, तो डिविडेंड जो है वो इनका देना है। ठीक हो गया। एक और पॉइंट उसने बना दिया जी, इनकी डिफरेंस का क्या है? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या हुआ कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त पहले प्रेफरेंस वालों को मिलेगा, उसके बाद जो बचेगा उसमें से ऑर्डिनरी वालों को मिलेगा। क्या ख्याल है? एक और पॉइंट उसने बना दिया जी, लिक्विडेशन, कि अगर कंपनी लिक्विडेट होती है, अगर कंपनी लिक्विडेट होती है, मीन मरती है, बंद होती है, तो सबसे पहले जो है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाएगा। और अगर रिडीमेबल हैं तो फिर तो उनको जितना भी बनता है वो दिया ही दिया जाएगा, क्यों? वो तो होता ही डेट है। कुछ बचेगा तो ऑर्डिनरी शेयर होल्डरों को मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। एक और पॉइंट उसने बना दिया जी, वोटिंग राइट्स किसके पास होते हैं सर? वोटिंग राइट्स, हाँ, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट्स होते हैं, कंपनी की डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट्स नहीं होते। एक और पॉइंट बना दिया जी, रिडम्पशन। प्रेफरेंस शेयर्स अगर रिडीमेबल हैं तो ये रिडीम होगा, पैसे वापस मिलेंगे इन्वेस्टर को। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को पैसे वापस मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, वो तो शेयर बेच के ही ले सकते हैं, कंपनी को नहीं कह सकते भाई मेरे पैसे वापस दे। क्या ख्याल है? तो डिविडेंड ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को फ्रॉम प्रॉफिट मिलेगा, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को फ्रॉम प्रॉफिट मिलेगा, जबकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या मिलेगा? फिक्स्ड डिविडेंड मिलेगा। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है, इनका राइट जो है वो फर्स्ट है, जबकि इनका राइट जो है वो नेक्स्ट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर है। लिक्विडेशन में इनको जो है वो कुछ ना कुछ मिलेगा, इनको मिलेगा या नहीं मिलेगा पता नहीं, यूं भी हो सकता है। ठीक हो गया। वोटिंग राइट्स इनके पास हैं, इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं हैं, ये रिडीम होंगे, जबकि ऑर्डिनरी शेयर्स रिडीम नहीं होते। ठीक हो गया। तो थोड़ा सा उसने इक्विटी की बात की, इक्विटी को एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि इक्विटी शेयर होल्डर से आती है। शेयर होल्डर क्या रिक्वायर करते हैं? डिविडेंड या फिर प्राइस राइज ऑफ शेयर मीन कैपिटल गेन। शेयर होल्डर दो तरह के होते हैं, ऑर्डिनरी और प्रेफरेंस। इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो कुछ 4-5 में हमें डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। ठीक हो गया। अब बात करते हैं, नेक्स्ट एक टॉपिक है हमारे पास, मेथड ऑफ फ्लोटेशन। मेथड ऑफ फ्लोटेशन मीन मेथड ऑफ इशूइंग शेयर्स। फ्लोटेशन का मतलब क्या है? इशूइंग शेयर्स के कंपनी कैसे अपने शेयर्स इशू करती है। तो एक कंपनी अगर फर्स्ट टाइम अपने शेयर इशू करने जा रही है, फर्स्ट टाइम शेयर इशू करने जा रही है, तो कैसे इशू करती है? थ्रू इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग।
जिसको IPO का नाम दिया जाता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कैसे होती है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कैसे होती है? सपोज एक कंपनी ने अपने शेयर इशू करने हैं, तो पता नहीं इशू होंगे या नहीं होंगे। क्यों इशू कंपनी करने जा रही है कि मुझे इतना पैसा चाहिए, उतने के शेयर इशू करने जाएगी ना। क्या कह रहा है? अगर उससे कम इशू हुए तो क्या आपकी पैसे की रिक्वायरमेंट पूरी हुई? नहीं। तो इसलिए कंपनी क्या करती है, बीच में लेके आती है किसको? अंडर राइटर को। किसको लेके आती है? अंडर राइटर को। अंडर राइटिंग क्या कॉन्सेप्ट है कि कंपनी क्या करती है, बीच में किसी बैंक को इन्वॉल्व करती है, बैंक के साथ डील करती है कि मुझे अपने शेयर इशू करने हैं इतना पैसा जनरेट करने के लिए। तो बैंक कहता है ठीक है, मैं आपके साथ चलता हूँ, इशू करते हैं हम शेयर्स, आपको इतना पैसा चाहिए, उसकी गारंटी मैं देता हूँ कि इतना पैसा आपको मिल जाएगा। क्यों? अगर आपके कुछ शेयर इशू ना हुए, पब्लिक ने बाय ना किए, तो फिर मैं बाय कर लूँगा, आपको जितना पैसा चाहिए वो मिल जाएगा। ये जो बैंक को हम इन्वॉल्व कर रहे हैं, ये बैंक कौन है यहाँ पे? अंडर राइटर, जिसमें आपको क्या गारंटी मिलेगी कि हाँ इतना पैसा आपको मिल जाएगा। ठीक हो गया? अगर शेयर कम इशू हुए तो बाकी पैसे कौन दे देगा आपको? बैंक दे देगा। अब शेयर कितने पे इशू करना है, ये अंडर राइटर और कंपनी फिर मिलके डिसाइड करेंगे वो प्राइस, जिसमें अंडर राइटर का अपना भी कमीशन होगा। क्या ख्याल है? उस प्राइस के अंदर से अंडर राइटर फिर अपना भी कमीशन रखेगा। क्यों? आपको गारंटी भी तो दे रहा है ना कि इतना पैसा आपको मिल जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है? अंडर राइटिंग का कॉन्सेप्ट है। ठीक हो गया? तो ये क्या है? एक कॉस्ट है। एक कॉस्ट है। बैंक को बिजली गारंटी दे रहा है, आपको पैसे दे रहा है, शेयर ना बिके तो लॉस किसका होना है? बैंक का होना है। कल को पता नहीं कब बिकेंगे वो शेयर्स, उतनी देर तक बैंक का पैसा होल्ड हो जाएगा। क्या ख्याल है? तो बैंक बीच में फिर क्या कर रहा है? अपना कुछ कमीशन चार्ज कर रहा है, और कमीशन अच्छा खासा बनता है, तो इसलिए इक्विटी की कॉस्ट हाई होती है। तो ये क्या है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू क्या करना? अपने शेयर सेल करना। हाँ, अगर कंपनी पहली दफ़ा नहीं, पहले इशू करके दोबारा इशू करने जा रही है, तो फिर कंपनी कैसे इशू करेगी? थ्रू पब्लिक ऑफरिंग। अब पब्लिक ऑफरिंग में क्या होगा? अंडर राइटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, उसमें डिफरेंट ब्रोकर को कंपनी कहेगी कि भाई मेरे शेयर सेल करो, मार्केटिंग करो, दुनिया को बताओ मेरे शेयर बड़े अच्छे हैं और मेरे शेयर बेचो। तो ब्रोकर क्या करेंगे? बीच में अपना कमीशन चार्ज करेंगे। मीन उसमें क्या आ जाएगा? ब्रोकर जो हैं वो भी आ जाएंगे, तो ब्रोकर की कॉस्ट भी अच्छी खासी शेयर इशू करने की कॉस्ट है। ये क्लियर होती बात? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग या पब्लिक ऑफरिंग क्या है? एक मेथड है शेयर इशू करने का, और उसके अंदर कॉस्ट क्या है? अंडर राइटर की कॉस्ट है या फिर ब्रोकर की कॉस्ट है। ठीक हो गया? कंपनी शेयर इशू करती है, कैसे इशू करती है? थ्रू प्राइवेट प्लेसिंग भी। प्राइवेट प्लेसिंग। प्राइवेट प्लेसिंग क्या है कि कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे शेयर इशू करने की बजाय, जनरल पब्लिक को इशू करने की बजाय, पता नहीं बिकेंगे नहीं बिकेंगे, कंपनी क्या करती है? कोई 8-10 बड़े बड़े ब्रोकर्स को इनवाइट करती है और अपने शेयर्स उनको दे देती है। आगे ब्रोकर क्या करेंगे? पब्लिक में इशू करेंगे। अब ये जो ब्रोकर्स के थ्रू आप शेयर इशू कर रहे हो, इसे क्या नाम दिया गया है? प्राइवेट प्लेसिंग। जिसमें ब्रोकर क्या करेंगे? ऑब्वियसली आपसे ले लेंगे, आगे फिर हाई प्राइस पे हो सकता है इशू करेंगे, तो उसमें अपना कमीशन चार्ज करेंगे। इनिशियली भी आपसे कुछ हो सकता है डिस्काउंट पे शेयर खरीद लेंगे। क्यों? आपके पता नहीं पब्लिक में बिकेंगे नहीं बिकेंगे, हम जो है वो सारे शेयर आपके बाय कर लेते हैं। हाँ, इसका नुकसान है कि आपके पास क्या है? कम नंबर ऑफ शेयर होल्डर हैं। उसमें आगे फिर कुछ लिमिट भी लग जाती है कि मैक्सिमम एक शेयर होल्डर शेयर बाय कर सकता है। इनफैक्ट यहाँ से आपसे बाय कौन कर रहा है? शेयर ब्रोकर्स बाय कर रहे हैं। जैसे ये कोई भी सोसाइटी बनती है ना, तो सोसाइटी के प्लॉटिंग हो जाती है, तो क्या किया जाता है? कुछ प्रॉपर्टी डीलर आके क्या करते हैं? ब्लॉक के ब्लॉक प्लॉट्स के उठा लेते हैं। फिर आगे प्रॉपर्टी डीलर क्या करते हैं? उन प्लॉट्स को बेचते हैं। मीन इन्वेस्टमेंट किसकी होगी? प्रॉपर्टी डीलर्स की। सोसाइटी के ऑनर को क्या फ़ायदा हुआ? सारे प्लॉट एक दफ़ा बिक गए। ठीक हो गया? तो ये प्राइवेट प्लेसिंग भी ऐसे ही है कि कंपनी के शेयर्स कोई 8-10 बड़े बड़े ब्रोकर्स ने खरीद लिए, और उसके बाद ब्रोकर्स आगे क्या करेंगे? पब्लिक को सेल करेंगे। स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करवाने की बजाय आपने कहाँ पे सेल किए? प्राइवेट प्लेसिंग पे। इस प्राइवेट प्लेसिंग से ही एक कॉन्सेप्ट और निकलता है, AIM, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट मार्केट। ऑल्टरनेट
इन्वेस्टमेंट मार्केट AIM। अब कुछ कंपनीज होती हैं पब्लिक कंपनी, कुछ होती हैं प्राइवेट कंपनीज। प्राइवेट कंपनीज के शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे नहीं बिकते, क्या ख्याल है? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के शेयर्स भी स्टॉक एक्सचेंज पे नहीं बिकते, क्या ख्याल है? तो ये जो प्राइवेट कंपनीज हैं या अनलिस्टेड कंपनीज हैं, इनके शेयर्स कहाँ पे बिकते हैं? स्टॉक एक्सचेंज पे नहीं, एक AIM पे। AIM भी क्या है? एक तरह का एक ब्रोकरेज हाउस है, जहाँ पे सपोज कोई जितनी भी 100-200 प्राइवेट कंपनीज हैं, उनके शेयर सारे के सारे जो है वो यहाँ पे इकट्ठे होते हैं। अब किसी को भी शेयर चाहिए तो क्या करेगा? AIM से इन्फॉर्मेशन लेगा भाई किस किस कंपनी के शेयर्स पड़े हैं, तो वहाँ से आगे फिर पब्लिक क्या करती है? शेयर्स बाय कर लेती है। क्यों? ये प्राइवेट कंपनीज स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है, तो शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे नहीं सेल कर सकती, तो इनके शेयर्स कहाँ पे पड़े होते हैं? AIM मीन एक ब्रोकरेज हाउस पे। इस तरह से छोटे छोटे AIM बने हुए हैं जो क्या करते हैं? डिफरेंट जितनी भी प्राइवेट या लिस्टेड कंपनीज हैं उनके शेयर्स जो है इंफॉर्मेशन अपने पास रखते हैं, और यहाँ से लोग क्या करते हैं? प्राइवेट या फिर अनलिस्टेड कंपनीज के शेयर बाय करते हैं। तो अगर पब्लिक कंपनी है तो वो अपने शेयर सेल करने के लिए क्या करेगी? पब्लिक ऑफरिंग, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, क्या कहला है? और जो प्राइवेट हैं या अनलिस्टेड हैं तो वो शेयर कहाँ पे सेल करेंगी? प्राइवेट प्लेसिंग पे या फिर AIM पे। ठीक हो? तो शेयर कैसे इशू हो रहे हैं वो हम देख रहे हैं। एक और भी मेथड है शेयर इशू करने का, और उसे नाम दिया जाता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या है? एक ऐसी कंपनी जिसके शेयर्स पब्लिक में नहीं हैं ज़्यादा। कितने को पब्लिक के अंदर हैं? सपोज कोई 25% तक जो है वो पब्लिक में इशू किए हुए हैं, बाकी कंपनी ने अपने शेयर्स पब्लिक में इशू नहीं किए हुए। तब अगर कंपनी जो है वो चाहती है कि मैं अपनी मार्केटेबिलिटी को बढ़ाऊं ताकि मेरे शेयर की प्राइस बढ़े, मेरी कंपनी की वैल्यू बढ़े, मेरी कंपनी की रेप्यूट बढ़े, तो कंपनी फिर क्या करेगी? स्टॉक एक्सचेंज पे अपने शेयर सेल करने की तरफ आएगी। तो एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी जिसकी स्टॉक एक्सचेंज पे एग्जिस्टेंस इतनी ज़्यादा नहीं है, तो अपनी मार्केटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए जब स्टॉक एक्सचेंज पे दोबारा से शेयर सेल करने आएगी, तो इस कॉन्सेप्ट को क्या नाम दिया जाता है? इंट्रोडक्शन का। ठीक हो गया? हाँ, लेकिन इस कंपनी के लिए ज़रूरी है कि एटलीस्ट 25% शेयर्स उसके ऑलरेडी पहले से जनरल पब्लिक के पास थ्रू स्टॉक एक्सचेंज होने चाहिए। अगर 25% से कम है तो फिर इंट्रोडक्शन नहीं है। इंट्रोडक्शन कब होगी? जब एटलीस्ट 25% आपके शेयर जनरल पब्लिक के पास हैं और आप अपनी मार्केटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, फर्दर फंड रेज करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज पे शेयर करने आ रहे हो, तो इस कॉन्सेप्ट को क्या नाम दिया जाता है? इंट्रोडक्शन का। ये 4 कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या है? पब्लिक ऑफरिंग क्या है? प्राइवेट प्लेसिंग क्या है? अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट मार्केट क्या है? और इंट्रोडक्शन क्या है? ठीक हो गया? प्राइवेट प्लेसिंग और इंट्रोडक्शन में डिफरेंस क्या है? प्राइवेट प्लेसिंग पे सिक्योरिटी है कि आपके शेयर जो है वो क्या हो गए? सेल हो गए, ब्रोकर ने उठा लिए। जबकि इंट्रोडक्शन में पता नहीं स्टॉक एक्सचेंज पे कोई मुंह लगाएगा या नहीं लगाएगा, क्या कहला है? इंट्रोडक्शन में जब आप जा रहे हो, स्टॉक एक्सचेंज पे जा रहे हो, तो बीच में अंडर राइटर्स भी आएंगे, ब्रोकर्स भी आएंगे, अच्छी खासी कॉस्ट होगी, जबकि प्राइवेट प्लेसिंग की कॉस्ट जो है वो थोड़ी कम हो सकती है, क्या कह रहा है? प्राइवेट प्लेसिंग पे लिक्विडिटी इशू आपका रिजॉल्व हो जाएगा, मीन फौरी आपको पैसा मिल जाएगा। क्यों? बड़े बड़े ब्रोकर आपको पैसा फौरी दे देंगे, जबकि इधर फौरी आपको पैसा नहीं मिलेगा, मीन आपकी लिक्विडिटी इशू भी हो सकती है। ठीक हो गया? 2 मेथड और भी हैं शेयर इशू करने के जो हमें ऑलरेडी पता है। एक है राइट इशू और एक है बोनस इशू। राइट इशू क्या है? कि कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को इन प्रपोर्शन टू देयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग क्या कर रही है? नए शेयर बेच रही है। क्या हमने कहा जी कि हर 3 शेयर रखने वाले को हम एक नया शेयर देंगे, जो फ्रैक्शंस हम अप्लाई क्या करते हैं, सपोज 1/3। क्यों? एक शेयर होल्डर है, सपोज उसके पास कंपनी के 55% शेयर हैं, बाकी शेयर होल्डर और भी हैं, किसी के पास 2%, किसी के पास 5%, किसी के पास 10%, किसी के पास 15%, किसी के पास 30% है। लेकिन जो 55% वाला है ये कंपनी का मेन शेयर होल्डर है। इसके पास होल्डिंग मोर देन 50 है। दिस मीन ये कंपनी इसकी सब्सिडरी है।
दिस मीन बीइंग अ सब्सिडरी, इस शेयर होल्डर का कंपनी की डिसीजन मेकिंग के ऊपर इन्फ्लुएंस है। क्या ख्याल है? कंपनी के कोई भी डिसीजन होते हैं, कोई भी पॉलिसीज बनती हैं, तो उसमें इसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। अब अगर कंपनी और शेयर इशू करती है और इसको नहीं देती, तो इसकी होल्डिंग 55% से कम हो जाएगी। क्या ख्याल है? ऐसे होगा ना? क्यों? ये होल्डिंग कैसे है कि आपने कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू किए हुए हैं, उसमें से कितने किसके पास हैं। 55% किसी के पास हैं, तो उसकी होल्डिंग 55% है। तो अगर कंपनी इस 55% वाले को नए शेयर और इशू नहीं करती, नहीं देती, क्या ख्याल है, बाकी जनरल पब्लिक में से किसी को दे देती है, तो इसकी होल्डिंग 55% से कम हो जाएगी। तो 55% से कम होने से क्या इसके पास डिसीजन मेकिंग इन्फ्लुएंस रहेगा? नहीं रहेगा। क्या ख्याल है? तो आप अपने ये जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं, इनकी होल्डिंग को, इनकी डिसीजन मेकिंग पावर को प्रोटेक्ट रखने के लिए कि ये अफेक्ट ना हो, क्यों, ये हमारे मेन शेयर होल्डर हैं, लॉन्ग टर्म हमारे साथ चल रहे हैं, क्यों अगर ये अफेक्ट हो गए तो शायद छोड़ के चले जाएंगे। तो आप क्या करते हो? इनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हो? राइट इशू करते हो। मीन जनरल पब्लिक में शेयर इशू करने के बजाय पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को आप राइट देते हो। और राइट इशू नॉर्मली क्या होता है? मार्केट प्राइस से लो प्राइस पे इशू किया जाता है। मीन इनको आप फ़ायदा भी दे रहे हो और साथ इनकी होल्डिंग को प्रोटेक्ट भी कर रहे हो। तो ये भी एक मेथड है शेयर इशू करने का। क्या ख्याल है? जिसमें आपके पास कैश भी आएगा, शेयर कैपिटल भी बढ़ेगा। व्हाट इज बोनस इशू? कंपनी के पास पैसे नहीं होते तो वो बोनस दे देती है। एक कंपनी ने शेयर होल्डर को देना है डिविडेंड। डिविडेंड कंपनी देगी या तो कैश की फॉर्म में, या कैश देने के बजाय कंपनी क्या करेगी? शेयर होल्डर को और शेयर्स दे देगी। तो ये जो कैश में डिविडेंड देने के बजाय आप शेयर की फॉर्म में डिविडेंड दे रहे हो, इसे क्या नाम दिया जाता है? बोनस इशू। मीन नए शेयर आपने इशू किए विदाउट एनी कंसीडरेशन, विदाउट एनी कंसीडरेशन। विदाउट एनी कंसीडरेशन का मतलब क्या? कि आपके पास कोई कैश नहीं आया, कोई कैश नहीं आया, जबकि इसमें कैश आपके पास आता है। क्या ख्याल है? एक कंपनी ने 5000 राइट इशू किया ऑफ ₹100 वाला शेयर, तो शेयर कैपिटल आपका 500,000 से बढ़ा। क्या ख्याल है? कंपनी ने 5000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 इशू किए। अगर तो राइट इशू किया है तो आपके पास कैश भी आया और शेयर कैपिटल भी कितने से? 500,000 से बढ़ गया। बोनस शेयर में क्या होगा? सिर्फ आपका शेयर कैपिटल बढ़ेगा, कैश नहीं बढ़ेगा। क्यों? विदाउट एनी कंसीडरेशन हो रहा है। और यही इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। क्या ख्याल है? तो ये क्लियर होते हैं 5 मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन या इशूइंग शेयर्स के कंपनी कैसे शेयर इशू करती है। तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, अंडर राइटर का कॉन्सेप्ट क्या है? कॉस्ट, इसलिए इक्विटी की कॉस्ट जो है वो ज़्यादा होती है, डेट की कॉस्ट मैक्सिमम 1% तक जाएगी, इससे ऊपर नहीं जाएगी। प्राइवेट प्लेसिंग, मीन बड़े बड़े ब्रोकर उन्होंने आपके शेयर जो है वो बाय कर लिए। अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट मार्केट, मीन एक बड़ा ब्रोकरेज हाउस है जहाँ पे प्राइवेट कंपनी या अनलिस्टेड कंपनी के शेयर सारे पड़े हैं जहाँ से लोग बाय करेंगे। क्या ख्याल है? इंट्रोडक्शन, एग्जिस्टिंग कंपनी मोर शेयर इशू करना चाह रही है पब्लिक में, लेकिन एटलीस्ट 25% जो है वो उसके शेयर्स ऑलरेडी पब्लिक में थे। राइट इशू और बोनस इशू, ठीक हो गया। और यहाँ तक शायद इक्विटी वाला पार्ट जो है वो हमारा ख़त्म हो गया। यस, इक्विटी वाला पार्ट ख़त्म हो गया। और उसके बाद बाकी सारा का सारा चैप्टर हमारा जो सेकंड सोर्स ऑफ फाइनेंस है और वो क्या है? डेट है, उसके ऊपर है। ठीक हो गया। सो डेट में कुछ कॉन्सेप्ट आज हम कवर करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट आज हम कवर करेंगे। बाकी बातें होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में होंगी। जी, डेट की अगर हम बात करें, डेट क्या होता है? ऑब्लिगेशन होती है, लोन जो पे करना है आपको। ठीक हो गया। डेट की फॉर्म में कंपनी पैसे लेती है। डेट रिडीमेबल भी होता है, इरिडीमेबल भी होता है। पढ़ लिया आपने ऑलरेडी। रिडीमेबल जिसमें आपने सारी ज़िंदगी क्या करना है? हराम खिलाना है, मीन सूद देना है, इंटरेस्ट पे करना है, पैसा वापस नहीं करना। रिडीमेबल जितना टाइम पीरियड उतना आपने पैसा भी, सूद भी खिलाना है और साथ
5 साल है, 7 साल है, 8 साल है, 3 साल है, उतने साल बाद पैसे भी वापस करने हैं। ठीक हो गया, रिडीमेबल होता है, इरिडीमेबल होता है। अगर हम अपनी अकाउंटिंग में जाएं तो डेट 2 तरह के थे, लॉन्ग टर्म भी और शॉर्ट टर्म भी। Yes, sir. क्या ख्याल है? तो लॉन्ग टर्म डेट भी हो सकता है और शॉर्ट टर्म डेट भी हो सकता है। लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी आप लोगों ने, आप लोगों ने पढ़ी हुई है, इतना मुझे यकीन है कि आप लोग इकोनॉमिक्स पढ़ के आए हो। उसमें आपने एक चैप्टर 15 पढ़ा था, उसके अंदर आपने कोई 2 मार्केट पढ़ी थी, एक मनी मार्केट और एक कैपिटल मार्केट। क्या ख्याल है? मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट पढ़ा था? लास्ट चैप्टर, वेरी लास्ट चैप्टर था शायद, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। वहाँ पे आपने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स भी पढ़े थे, कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट। मुझे सिर्फ मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में डिफरेंशिएट करके दे सकते हैं? हाँ, वो इंस्ट्रूमेंट जो लेस देन 1 ईयर हैं, मीन वो डेट जो लेस देन 1 ईयर हैं, उनकी ट्रेडिंग होती है कहाँ पे? मनी मार्केट में। मीन एक शॉर्ट टर्म डेट की मार्केट क्या है? मनी मार्केट। और वो डेट जो मोर देन 1 ईयर के लॉन्ग टर्म होते हैं, उनकी ट्रेड कहाँ पे होती है? कैपिटल मार्केट में। मीन कैपिटल मार्केट किस लिए है? लॉन्ग टर्म डेट की ट्रेड के लिए है, और मनी मार्केट किसके लिए है? शॉर्ट टर्म डेट की ट्रेड के लिए। ठीक हो गया, ये बात समझ आती है। अब हमने क्या पढ़ने हैं? कुछ लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म डेट पढ़ने हैं। लॉन्ग टर्म डेट की अगर हम बात करें, डिवेंचर एक लॉन्ग टर्म डेट है। क्या ख्याल है? Yes, sir. बॉन्ड एक लॉन्ग टर्म डेट है। Yes, sir. इसके अलावा बैंक लोन एक लॉन्ग टर्म डेट है। क्या कह रहा है? लोन नोट एक लॉन्ग टर्म डेट है। लीजिस एक लॉन्ग टर्म डेट है। क्या कह रहा है? डिवेंचर और बॉन्ड में डिफरेंस क्या है? डिवेंचर और बॉन्ड में डिफरेंस क्या है? दोनों रिडीमेबल भी हो सकते हैं, इरिडीमेबल भी हो सकते हैं। जो इशू किए जा रहे हैं, कंपनी इशू कर रही है, किस लिए? जनरल पब्लिक से लोन लेने के लिए। किससे लोन लेने के लिए? जनरल पब्लिक से लोन लेने के लिए। दोनों में डिफरेंस क्या है कि डिबेंचर जो है वो अनसिक्योर्ड होता है, जबकि बॉन्ड जो है वो क्या होता है? सिक्योर्ड होता है। Yes, sir. मीन बॉन्ड में आप किसी बंदे को बीच में इन्वॉल्व करते हो, जिसके थ्रू आप बॉन्ड इशू कर रहे हो, लाइक किसी बैंक को बीच में इन्वॉल्व कर रहे हो, और वो बैंक क्या करता है? आपके एसेट एज ए सिक्योरिटी रखता है। डिबेंचर कंपनी डायरेक्टली इशू करती है और उसमें कोई सिक्योरिटी इन्वॉल्व नहीं होती। बॉन्ड में आप किसी बीच में ब्रोकर को इन्वॉल्व कर रहे हो, लाइक बैंकर को इन्वॉल्व कर रहे हो, जो आपके बॉन्ड इशू करता है, और उसमें कोई ना कोई सिक्योरिटी वो बैंक रखता है अपने पास। आप किसी बैंक को बुलाओगे कि यार ये मैंने अपने बॉन्ड इशू करने हैं, तो बैंक के थ्रू इशू होंगे, तो बैंक फिर एज ए सिक्योरिटी कुछ रखेगा। क्यों? बैंक इशू कर रहा है। जबकि डिबेंचर कंपनी डायरेक्टली इशू कर रही है, तो उसमें कोई सिक्योरिटी नहीं कंपनी को देना पड़ती। मीन वो कंपनी और पब्लिक का मामला है। ठीक हो गया। बैंक लोन, बैंक से लोन लिया, कितने पीरियड के लिए? 5 सालों के लिए, 10 सालों के लिए, जिसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना है और रीपेमेंट भी करनी है। एवरी ईयर भी हो सकता है, कुछ इंस्टॉलमेंट पे करनी है आपने, या बैंक कहता है नहीं सारा एंड पे दे दें, तो कंपनी और बैंक के बीच में मामला है। ठीक हो गया। लोन नोट, लोन नोट क्या? नॉर्मली लोन नोट कंपनी नहीं, बैंक इशू करते हैं। लोन नोट कौन इशू करता है? बैंक इशू करता है, कंपनी नहीं इशू करती। और क्या है? एक नोट है जो बैंक ने इशू किया है पब्लिक से कर्जा लेने के लिए। नहीं, लोन नोट और बॉन्ड में डिफरेंस क्या है? बॉन्ड कंपनी भी इशू कर सकती है, बैंक भी इशू कर सकता है, जबकि लोन नोट बैंक इशू करते हैं जनरल पब्लिक से पैसा लेने के लिए। ठीक हो गया। उस तरह से लीजिस की बात करें, लीजिस क्या है?
कि आपने पैसे की बजाय क्या लिया, एक एसेट लिया। यस सर। पैसे की बजाय आपने उधार पे एक एसेट लिया और उस एसेट को आप यूज़ कर रहे हो और एट द एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो एसेट आपको मिल जाएगा। क्यों? आपने पेमेंट उसकी कर दी ड्यूरिंग लीज पीरियड, या हो सकता है कि वो एसेट आप सिर्फ यूज़ करके उसका किराया ही देते रहे। इसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, एक होता है लेसॉर और एक होता है लेसी। लेसॉर कौन है? बैंक। बैंक, जो लोन देने वाला है। यस सर। लेसी हम लोन लेने वाले। ठीक हो गया। लीजेस भी वो कहता है दो तरह की होती है, एक होती है फाइनेंस लीज और एक होती है ऑपरेटिंग लीज। फाइनेंस लीज क्या है कि इसमें आपको बैंक एक एसेट खरीद के दे देता है। लेसॉर ने लेसी को एक एसेट दे दिया, 5 सालों के लिए सपोज दे दिया, तो लेसी क्या करेगा, 5 सालों में उसकी पेमेंट करेगा और आफ्टर 5 इयर्स वो एसेट लेसी के पास आ जाएगा। फाइनेंस लीज क्या है, एक लॉन्ग टर्म लीज है, 5 साल आपने पेमेंट करनी है और इसमें एसेट की ऑनरशिप किसके पास रहती है, 5 साल लेसॉर के पास रहती है। 5 साल बाद लेसी को मिलेगी और जब ऑनरशिप लेसॉर के पास है तो एसेट के रिस्क एंड रिवॉर्ड किसके पास हैं, लेसर के पास। यस, लेसॉर के पास। उसकी इंश्योरेंस कॉस्ट किसने बेयर करनी है, लेसॉर ने बेयर करनी है। उसकी मेंटेनेंस किसने बेयर करनी है, लेसॉर ने बेयर करनी है। क्यों? 5 साल तक एसेट है ही किसका, ऑनरशिप किसकी है, लेसॉर की। तो इंश्योरेंस भी इसने बेयर करनी है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी इसने बेयर करनी है। 5 साल बाद एसेट की ऑनरशिप लेसी को ट्रांसफर होगी। ठीक हो गया। जैसे हम बैंक से एक गाड़ी लीज पे लेते हैं तो लीज क्या होती है, फाइनेंस लीज होती है। 5 सालों के लिए हमने लीज ली तो 5 साल तक वो एसेट हमारा नहीं है, किसका है, बैंक का। इंश्योरेंस बैंक आगे पे कर रहा है, पैसे बेशक आपसे चार्ज कर रहा है, उसकी मेंटेनेंस बैंक पे कर रहा है, बैंक की जिम्मेदारी है। एक लीज होती है ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज क्या है कि आपने एक एसेट ले लिया, ऑपरेटिंग लीज एक एसेट आपने ले लिया और वो एसेट आपने बस यूज़ करना है और उसका आपने क्या करना है, एक तरह का किराया देना है। थोड़ा सा गलत हो गया फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज का कॉन्सेप्ट। फाइनेंस लीज में एसेट, फाइनेंस लीज में एसेट ट्रांसफ़र हो जाता है लेसी को, क्या ख्याल है, जबकि ऑपरेटिंग लीज में एसेट लेसॉर के पास ही रहता है, लेसी को ट्रांसफ़र नहीं होता। फाइनेंस लीज में एसेट ट्रांसफ़र हो जाता है, ऑपरेटिंग लीज लाइक किराए पे आपने गाड़ी ली है और सिर्फ किराया आपने पे करना है, यूज़ करते रहना है। और जब किराया ही पे करना है, आपने वो एसेट ख़रीदना ही नहीं है, वो रहना किसका है, लेसॉर का ही रहना है, ऑनर का ही रहना है। क्या ख्याल है, बैंक, लेसॉर यहाँ पे कौन है, बैंक है, और लेसी कौन है, इंडिविजुअल है, कोई बंदा है या कोई कंपनी है। तो फाइनेंस लीज 5 साल बाद एसेट लेसी को मिल गया, क्या ख्याल है, जबकि ऑपरेटिंग लीज में एसेट लेसी को नहीं मिलना, रहना वो किसका है, लेसॉर का ही रहना है। ऑनरशिप फाइनेंस लीज में ट्रांसफ़र हो जाती है, ऑपरेटिंग लीज में ट्रांसफ़र नहीं होती। और जब ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है तो इंश्योरेंस कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट फाइनेंस लीज में किसको बेयर करनी है, लेसी को। और जब ऑनरशिप ट्रांसफ़र ही नहीं होनी तो उसकी इंश्योरेंस या मेंटेनेंस कॉस्ट किसको बेयर करनी है, लेसॉर को बेयर करनी है। इसको लॉन्ग टर्म लीज और इसको शॉर्ट टर्म लीज भी बोलते हैं। आगे चल के FAR 2 में आप एक IFRS 16 पढ़ोगे लीजेस का, या कुछ लोग साथ अगर पढ़ रहे हैं तो वो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म लीजेस, पहले स्टैंडर्ड में भी उनके नाम क्या थे, फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज। सो ऑपरेटिंग लीज में एसेट आपका नहीं होगा, आपने क्या करना है, उसका इंटरेस्ट पे करना है, जबकि इसमें एसेट आपके नाम पर ट्रांसफ़र होगा। और जब एसेट आपके नाम पर ट्रांसफ़र होगा तो उसकी इंश्योरेंस भी लेसी ने बेयर करनी है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी लेसी ने बेयर करनी है। और ऑपरेटिंग लीज में एसेट किसका रहना है, सारी ज़िंदगी लेसॉर का। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट या इंश्योरेंस किसने बेयर करनी है, लेसॉर ने बेयर करनी है।
जी ये थोड़ा सा हमने मोटा मोटा लॉन्ग टर्म जो डेट हैं उनकी बातें की। डिबेंचर और बॉन्ड में क्या डिफरेंस है, बैंक लोन नोट्स में क्या इशू है, क्या डिफरेंस है। ये बैंक देता है, इसमें बैंक लोन लेता है। लीजिस मीन आपने पैसा नहीं, बैंक ने आपको क्या दिया, कोई एसेट लेके दे दिया। फाइनेंस लीज एसेट जितने टाइम पीरियड है उसके बाद लेसी का हो जाएगा। ऑपरेटिंग लीज में लेसी का नहीं होगा, मीन ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो जाएगी, इसमें लेसी को ट्रांसफ़र नहीं होगी। क्या ख्याल है। और जब ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो जाएगी इसमें, तो मेंटेनेंस कॉस्ट और इंश्योरेंस कॉस्ट किसको बेयर करनी है, लेसी को। इधर चूंकि ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होनी, तो मेंटेनेंस कॉस्ट इंश्योरेंस कॉस्ट किसको बेयर करनी है, लेसॉर को बेयर करनी है। ठीक हो गया। अब बात करते हैं थोड़ी सी शॉर्ट टर्म डेट की। शॉर्ट टर्म डेट्स क्या हैं। ओवरड्राफ्ट एक शॉर्ट टर्म डेट है। ये क्या होता है, सर जो बैंक के साथ एग्रीमेंट करते हैं कि अगर कोई हमारा बैंक ने आपको फैसिलिटी दे दी, भाई आपके अकाउंट अगर ज़ीरो भी हो जाता है तो आप फिर भी बैंक से पैसा विड्रॉ कर सकते हो, मीन किसी को पेमेंट कर सकते हो, जिसमें बैंक कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए आपको जो है वो अलाउ करता है। ओबीसी नेक्स्ट जैसे ही आपके अकाउंट में पैसा आएगा वो ओवरड्राफ्ट फिल हो जाएगा। इसमें इंटरेस्ट रेट हाई होगा या लो होगा, एज कंपेयर टू बैंक लोन इसमें इंटरेस्ट रेट हाई होता है। इसमें इंटरेस्ट रेट हाई होता है। इनफैक्ट इंटरेस्ट रेट होता ही नहीं है। बैंक आपको एक टाइम पीरियड देता है कि इतने टाइम पीरियड तक अगर आप पे कर दोगे, वापस ले आओगे तो शायद इंटरेस्ट नहीं पे होगा। इससे टाइम पीरियड से ऊपर गया तो फिर आपको चार्ज किया जाएगा। और बैंक को चूंकि लोन दे रहा है, नहीं पता आप फौरी वापस कर दो, अगले दिन वापस आ जाए, तो इसलिए इस पर इंटरेस्ट रेट बैंक जो है वो ज़्यादा चार्ज करता है एज कंपेयर टू लॉन्ग टर्म डेट्स। शॉर्ट टर्म डेट्स पे बैंक इंटरेस्ट रेट ज़्यादा चार्ज करता है। ठीक हो गया। इसके अलावा क्या है जी हमारे पास शॉर्ट टर्म में सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या है कि आपने बैंक में जाके पैसा डिपॉजिट किया किसी सेविंग अकाउंट में, बैंक ने आपको क्या किया, एक सर्टिफिकेट दे दिया। नॉर्मली 60-90 डेज इतना को ये टाइम पीरियड के लिए होता है। मीन बैंक ने आपसे लोन लिया, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में बैंक ने आपसे लोन लिया। क्या ख्याल है, बैंक इसके ऊपर आपको क्या करेगा, इंटरेस्ट पे करेगा। अब अगर जितने टाइम पीरियड के लिए आपने डिपॉजिट करवाया है उससे पहले अगर आपको पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो उससे पहले पैसों की अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप क्या कर सकते हो, वो अपना सर्टिफिकेट किसी को बेच के पैसे ले सकते हो। क्यों, अगर फिक्स कर लिया बैंक ने 90 डेज़ बाद ही आपको पैसा मिलेगा और इतने इंटरेस्ट पे मिलेगा, तो उससे पहले अगर आपको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी तो आप क्या करोगे, वो सर्टिफिकेट किसी और को बेच के तो पैसे ले सकते हो। बैंक इस पर क्या करेगा, आपको इंटरेस्ट देता रहेगा। ठीक हो गया। तो एक लोन है। एक और शॉर्ट टर्म लोन की हमारे पास एग्जांपल है ट्रेजरी बिल्स। नॉर्मली गवर्नमेंट इशू करती है, स्टेट बैंक इशू करता है जनरल पब्लिक से शॉर्ट पीरियड के लिए पैसा लेने के लिए। क्या कह रहा है, इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। कैसे मिलता है, सपोज 100 रुपये वाला ट्रेजरी बिल है तो आपको मिलेगा 90 में, 92 में, 88 में। मीन डिस्काउंट पे इशू होता है, इसके ऊपर इंटरेस्ट आपको इंटरेस्ट की फॉर्म में नहीं मिलता। मीन डिस्काउंट पे इशू हुआ, एट द टाइम पीरियड जब रिडीम होना है, मैच्योर होना है, तो आपको 100 रुपये वापस मिलना है। तो बीच में ये जो डिफरेंस है ये क्या है, इंटरेस्ट है। क्या कह रहा है, इसमें आपको इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन कैसे मिलता है कि इशू डिस्काउंट पे होता है, रिडीम एट होगा। तो बीच में जो डिफरेंस है ये क्या है, आपका फ़ायदा मीन इंटरेस्ट। सो गवर्नमेंट जनरल पब्लिक से पैसा लेने के लिए ट्रेजरी बिल इशू करती है या गवर्नमेंट बॉन्ड भी इशू करती है। क्या ख्याल है, जनरल पब्लिक से पैसा लेने के लिए गवर्नमेंट शॉर्ट पीरियड के लिए ट्रेजरी बिल इशू करेगी, लॉन्ग पीरियड के लिए क्या इशू करेगी, बॉन्ड इशू करेगी। इसके अलावा हमारे पास एक और भी शॉर्ट टर्म डेट है, ट्रेड क्रेडिटर्स। ट्रेड क्रेडिट, ट्रेड क्रेडिट क्या है, आपने उधार पे माल लिया,
तो उधार पे माल लिया तो आपने क्या करना है, उसकी पेमेंट करनी है, और नॉर्मली मोर देन 1 ईयर में नहीं, विद इन 1 ईयर करना है। क्यों? आपको सप्लायर अलाउ करता है सपोज 90 डेज़ तक मैक्सिमम। हाँ, 90 डेज़ में अगर आपने पेमेंट कर दी तो कोई आपको ऊपर इंटरेस्ट नहीं देना, लेकिन अगर आपने 90 डेज़ में पेमेंट ना की तो आपको पे करना पड़ेगा डिफ़ॉल्ट सरचार्ज। डिफ़ॉल्ट सरचार्ज मीन वो आपको फिर कुछ चार्ज करेंगे। क्यों? आपने विद इन ड्यू डेट पेमेंट नहीं की, तो वो डिफ़ॉल्ट सरचार्ज क्या हुआ, एक तरह का इंटरेस्ट बन गया। ये जो आपकी यूटिलिटी बिल्स होते हैं वो भी क्या है, ट्रेड क्रेडिट ही है कि इतने दिनों में अगर आप पेमेंट कर दो इन सर्विसेज की जो आपने ली हैं तो ठीक है, लेकिन अगर इस डे से ऊपर आप चला गया तो इतना बिल नहीं, इतना बिल देना पड़ेगा। वो जो ऊपर एक्स्ट्रा है वो क्या है, डिफ़ॉल्ट सरचार्ज मीन एक तरह का इंटरेस्ट आपसे चार्ज किया जा रहा है अगेंस्ट ओवरड्यू अमाउंट। क्या ख्याल है? सो लॉन्ग टर्म डेट क्या है, डिवेंचर है, बॉन्ड है, बैंक लोन है, लोन नोट है, कंपनी गवर्नमेंट बैंक तीनों, बैंक लोन कंपनी का लोन है, लोन नोट बैंक इशू करेगा, लीजिस कंपनी का लोन है, ये इंडिविजुअल्स का लोन है। ठीक हो गया? मीन डेट सिर्फ कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, गवर्नमेंट बैंक कंपनी हर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ रहे हैं। ओवरड्राफ्ट कंपनी को मिलेगा, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इंडिविजुअल्स बैंक से ले रहे हैं, ट्रेजरी बिल्स गवर्नमेंट का लोन है। क्या ख्याल है? और ट्रेड क्रेडिट जनरल पब्लिक या फिर कंपनी का लोन है जिसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं होगा अगर आपने विद इन ड्यू डेट पेमेंट कर दी। हाँ, अगर विद इन ड्यू डेट नहीं की तो फिर आपको इंटरेस्ट मीन डिफ़ॉल्ट सरचार्ज पे करना पड़ेगा। ठीक हो गया? सो ये जो शॉर्ट टर्म है ये कहाँ पे ट्रेड होंगे, मनी मार्केट में, कैपिटल मार्केट में। तीन को डिफाइन करते वक्त अगर हम साथ एक पॉइंट ये भी लिख देंगे तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। ये जो लॉन्ग टर्म है ये कहाँ पे ट्रेड होंगे, कैपिटल मार्केट में ट्रेड होंगे। तीन को एक्सप्लेन करते वक्त हम साथ कैपिटल मार्केट का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से एक और भी हमारे पास शॉर्ट टर्म जो है वो डेट है जिसे नाम दिया जाता है कमर्शियल पेपर का। कमर्शियल पेपर भी क्या है, एक टाइप ऑफ लोन है जो नॉर्मली कंपनी भी इशू करती हैं, बैंक भी इशू करता है। किस लिए? जनरल पब्लिक से पैसा लेने के लिए, लोन लेने के लिए। मीन पैसा लेके आपने क्या दे दिया, एक पेपर दे दिया, कागज़ का टुकड़ा दे दिया। नॉर्मली ये शॉर्ट टर्म होते हैं। हाँ, लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं। मीन इनको हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट का नाम दिया जाता है। मीन मनी मार्केट मीन शॉर्ट टर्म भी हैं और कैपिटल मार्केट मीन लॉन्ग टर्म भी है। ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म होगा तो मनी मार्केट में ट्रेड होगा, लॉन्ग टर्म है तो कैपिटल मार्केट में ट्रेड होगा। इस तरह से ये जो लोन नोट हैं इसको भी बोला जाता है कि ये भी क्या है, हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट है। हाइब्रिड मीन शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। मीन मनी मार्केट कैपिटल मार्केट दोनों में ट्रेड होता है। तो बाकियों को डिफाइन करते वक्त हम ये साथ लिख सकते हैं कि मनी मार्केट में ट्रेड होगा, ये कैपिटल मार्केट में ट्रेड होगा। कमर्शियल पेपर और लोन नोट के साथ हम क्या लिख देंगे, हाइब्रिड हैं। मीन कैन बी ट्रेडेड इन मनी मार्केट इफ़ इट इज़ शॉर्ट टर्म एंड विल बी ट्रेडेड इन कैपिटल मार्केट इफ़ इट इज़ लॉन्ग टर्म। सो आज हमने क्या किया है, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के फैक्टर्स पढ़े हैं, इक्विटी का पूरा टॉपिक हमने पढ़ लिया है, ऑर्डिनरी प्रेफरेंस शेयर होल्डर में क्या डिफरेंस है, मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन हमारे पास 6 हैं, आईपीओ, प्राइवेट प्लेसिंग, एआईएम, इंट्रोडक्शन, राइट इशू, बोनस इशू। हमारी बुक ने इनको 5 कहा है। मीन इन दोनों को इकट्ठा लिख दिया है हमने, सेपरेट कर लिया। ठीक हो गया? इक्विटी पूरा पढ़ लिया। डेट का हमने थोड़ा सा नॉलेज लिया है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया है कि लॉन्ग टर्म क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म क्या होते हैं, और इनमें थोड़ा सा डिफरेंस नॉलेज लेने की कोशिश की है। बाकी डिटेल होपफुली डेट की हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे।